जो काफी माहिर है ना अंग्रेजी में, जो काफी ज्यादा माहिर हैं, जिनको कम ज्ञान है उसको मैं नहीं बोल रहा, जो बहुत ज्यादा माहिर हैं, इसका पता है कैसे ट्रांसलेशन करेगा और उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी होता है कि आहा हमने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया। साव का मतलब अक्खा से देखना। ज्यादा भी अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। रखना का मतलब दिल से याद करना, यहाँ पर याद करना नहीं याद कराना है। इसका अंग्रेजी होगा रिमाइंड। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को आपके सामने पेश करने की कोशिश किया हूँ जो अक्सर इन सेंटेंसेस को हम दैनिक जीवन में बारंबार इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हीं सेंटेंसेस को यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने की बारी आए या तो उसे स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग करने की जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि इन सेंटेंसेस को बार बार ऑरली आप रिपीट करते हैं, जिन सेंटेंसेस को अभी मैं इन वीडियो में बताने जा रहा हूं, इन सारे वाक्यों को यदि आप बार बार ऑरली प्रैक्टिस करते हैं, जोरदार अभ्यास में लाते हैं, तो यकीन मानिए उन सारे हिंदी वाक्यों को जो आप अक्सर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन सारे हिंदी सेंटेंसेस को आप अंग्रेजी में बोल पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह कि यदि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक शेयर करें तो फिर क्या भाई बात बन जाए। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं इन्हें आप पढ़ के देख सकते हो कि अक्सर ये सारे सेंटेंसेस कहीं ना कहीं बोला ही जाता है और ये हमारे दैनिक जीवन में, पर इसे अंग्रेजी में बोलने के लिए यदि हम प्रैक्टिस करें, एक बार नहीं, याद रहे कि पढ़ाई या तो विद्या वो चीज है जो एक बार पढ़ लेने से या लिख लेने से ये हमारे दिमाग में कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। वही विद्या वही इल्म को यदि आप बार बार प्रैक्टिस करके एक बार दिमाग में इंस्टॉल कर लिया लाइफ टाइम के लिए, तो फिर वो आपके जीवन के लिए एक यूटिलाइजेशन का पात्र बन जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे सेंटेंसेस को ऑरली जोरदार अभ्यास और बार बार प्रैक्टिस करें। ये सारे सेंटेंसेस को आपको तब तक प्रैक्टिस में लाना है जब तक ये सारे सेंटेंसेस आपके जुबान के टिप्स में ना आ जाए। अब यहां पर देखिए, यहां पर पहला सेंटेंस है चाहे जो हो जाए। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई चाहे जो हो जाए मैं उसे पीट के रहूंगा, या तो कई बार ऐसे बोलते हैं चाहे जो हो जाए मैं बीमार पड़ जाऊं पर रात भर में इस चैप्टर को खत्म करके रहूंगा। अब यहां पर देखिए, जो आपने सेंटेंस बोला चाहे जो हो जाए, इसे आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो फिर आप कैसे बोलेंगे? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए आप बोल सकते हैं नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर व्हाट हैपन, यानी चाहे जो हो जाए। अब यहां पर देखिए दूसरा सेंटेंस है तुम्हारे मन में क्या है। कई बार इस तरह की वाक्य नहीं बोलते हैं कि भाई क्या तुम्हारे मन में क्या है, करना है नहीं करना है, तुम्हारे मन में क्या है भाई, चलना है कि नहीं चलना है, अक्सर ऐसे बोलते हैं ना। तो अब यहां पर देखिए, यदि आप इस तरह की सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हो कि तुम्हारे मन में क्या है, पर सर इसको हमें अंग्रेजी में बोलना है, तब आप क्या बोलोगे? तो यहां पर आप बोल सकते हो व्हाट्स इन योर माइंड, व्हाट्स इन योर माइंड। पर यदि मैं ये बोलूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तब आप बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, यानी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। और यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें देखकर मुझे मेरी भाई की याद आती है। कई बार ऐसे नहीं बोलते कि यार तुम्हारा चेहरा ही ना ऐसा ना मिलता जुलता है, जब कभी मैं तुमको देखता हूं या तो आपको देखता हूं तो मुझे मेरी भाई की याद आती है। इस तरह की सेंटेंसेस बोला जाता है, तुम्हें देखकर मुझे मेरी भाई की याद आती है। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है तो आप बोल सकते हैं योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर। अब यहां पर देखिए, सबका अपना अपना संघर्ष होता है। भाई इस दुनिया में जिसने भी कामयाबी हासिल किया, चाहे वो छल कपट करके हासिल किया हो या तो बेतहाशा संघर्ष करके अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां जोड़ा हो, सबका संघर्ष का एक अलग अलग नजरिया होता है। अब यहां पर देखिए, यदि आप इसको बनाना चाहें कि सबका अपना अपना संघर्ष होता है, इसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं एवरीवन हैज हिज ओन स्ट्रगल, एवरीवन हैज हिज ओन स्ट्रगल। अब यहां पर है तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, तुम मुश्किल में
पढ़ सकते हो। अक्सर बोलते हैं ना कि भाई ऐसे मत करो यार, इतना ज्यादा एक्सीलेटर मत ले लो गाड़ी का, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप जब इस सेंटेंस को यदि आप बोलते हो कि आप मुश्किल में पड़ सकते हो, तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? यू मे गेट इनटू ट्रबल, यू मे गेट इनटू ट्रबल। याद रहे कि यहां पर आपको मे का ही इस्तेमाल करना है। इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन किया गया है कि यू मे गेट इनटू ट्रबल, यहां पर मे के जगह पे आपको कैन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कैन का इस्तेमाल एबिलिटी को दर्शाना हो तब इस्तेमाल किया जाता हो, पर जहां पर संभावना या अनुमान की बात हो रही हो तब वहां पर आपको मे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप मुश्किल में पढ़ सकते हो। सेंटेंस पढ़ने से ही ऐसा लग रहा है कि यहां पर गेस किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, इसीलिए आपको सिर्फ मे का ही इस्तेमाल करना है। अब यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पसीना आ रहा है। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार पता नहीं मुझे पसीना आ रहा है, पंखा चला दो, आई एम स्वेटिंग। तो आप बोल सकते हैं आई एम स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग। अब यहां पर है, मेरा बेटा बीमार होने का बहाना करता है, या तो जिन्हें कुछ काम करने का टास्क डेली बेसिस पे दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे अक्सर बहाना बनाते हैं। तो आप बोलते हैं ना कि मेरा बेटा बीमार होने का बहाना करता है, तो आप इसे अंग्रेजी में बोलना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं कि माई सन फेंस इलनेस, माई सन फेंस इलनेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। कृपया धीमे बोलें, हल्के हाथों से छुओ, कृपया इस नल को ठीक कर दें। बारंबार इस तरह की सेंटेंसेस बोला जाता है। अब यहां पर देखिए, यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि कृपया धीरे बोलें, अब इस तरह की सेंटेंसेस को यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो बहुत से लोग ऐसे बुद्धिजीवी हैं, बोल दे देते हैं स्पीक स्लोली। अब यहां पर देखो, यहां पर स्लोली इस्तेमाल करें या सॉफ्टली, ये थोड़ा सा एक ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसे समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि जब कभी भी आवाज को धीमी करने की बात कही जा रही हो तब आपको वहां पर सॉफ्टली का इस्तेमाल करना है, और जब किसी रफ्तार को, या तो कई बार ऐसे लोग होते हैं ना बड़बड़ा रहा एकदम काफी स्पीड में, तब उसे ये बोला जाए कि भैया थोड़ा सा आहिस्ते बोलो, तब आप वहां पर स्लोली का इस्तेमाल कर सकते हो। पर यहां पर कृपया धीमे बोलें, यानी आवाज को थोड़ा सा भाई नॉर्मल कर लो, आवाज को थोड़ा सा ऊंचे से थोड़ा सा नीचे कर लो, क्योंकि हम ऊंचा नहीं सुनते। तब आप यहां पर देखो, इस तरह की सेंटेंसेस को वाक्यों में, अंग्रेजी वाक्यों में कन्वर्ट करने के लिए आप सॉफ्टली का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप बोल सकते हैं प्लीज स्पीक सॉफ्टली, प्लीज स्पीक सॉफ्टली। पर यदि यह बोला जाए कोई बंदा काफी स्पीड में बोल रहा है पर हमें पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या वर्ड बोला और क्या नहीं, तब आप उसे बोल सकते हैं कि प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली, हल्के हाथों से छुओ। अब यहां पर देखो, इन दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर कुछ मिलता जुलता है। यानी यहां पर आपने बोला प्लीज स्पीक सॉफ्टली, तो क्या सर हल्के हाथों से छुओ, तो बोल सकते हैं प्लीज टच सॉफ्टली, आराम से छूना। तो वहां पर आप सॉफ्टली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको वहां पर जेंटली का प्रयोग करना है। जब कभी भी टच करने की या छूने का संदर्भ हो तो आपको वहां पर सॉफ्टली का प्रयोग ना करके जेंटली का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए आप यदि इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें, हल्के हाथों से छुओ, तो आप बोल सकते हैं प्लीज टच जेंटली, प्लीज टच जेंटली। कृपया इस नल को ठीक कर दें। सपोज आप किसी प्लम्बर को आपने बुलाया और भाई प्लम्बर काफी एजुकेटेड था, यानी इंग्लिश स्पीकिंग में उन्हें महारत हासिल था, और यदि वो अंग्रेजी में बात कर रहा है तो जायज सी बात नेक्स्ट पार्टी का भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो भी जवाब या तो सवाल भी करे तो अंग्रेजी में ही करे। अब उस प्लम्बर को यदि आपको अंग्रेजी में बोलना है कि कृपया इस नल को ठीक कर दें, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं प्लीज फिक्स द टैप, प्लीज फिक्स द टैप। लिफ्ट खराब है। अब लिफ्ट एक मशीन है और मशीन की खराब होने की बात कही जाए, चाहे वो मशीन कोई भी हो, यानी कंप्यूटर हो या तो फिर कोई ऐसा मशीन जो कल पुर्जों पर, किसी भी कल पुर्जों पर चलता हो। यदि मैं आपको बोलूं कि मेरा कंप्यूटर खराब है, तो आप बोल सकते हैं माई कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, इज आउट ऑफ ऑर्डर। यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा बाइक खराब है, तो माई बाइक इज आउट ऑफ ऑर्डर। इसीलिए इसी बेसिस पर यदि इसका ट्रांसलेशन किया जाए कि लिफ्ट खराब है, तो बोल सकते हैं दिस लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब यहां पर कल मुझे याद करा देना। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि याद करना और याद करा देना ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। अब जब ये दोनों वर्ड डिफरेंट है तो इसके अंग्रेजी वर्ड्स में भी तो डिफरेंशिएशन होगा। कई बार आपने रिमाइंड ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, रिमेंबर ये भी वर्ड पढ़ा होगा, लर्न बाय हार्ट
इन तीनों वर्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। यदि आपको याद करना, कई बार आप टास्क याद करते हैं या तो उसको रटते हैं, रटना का मतलब दिल से याद करना। अब यहां पर देखिए, इसका अगर अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है तो आप बोल सकते हैं लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट। और एक और याद करना, एक और वर्ड है जो काफी प्रचलन में है, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर। हल्का फुल्का जिसे भी अंग्रेजी आता हो ये वर्ड उसको पता होगा, रिमेंबर। पर यहां पर याद करना नहीं, याद कराना है। तब आप याद कराना का अंग्रेजी आप जब कन्वर्ट करें तो इसका अंग्रेजी होगा रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड। कई बार मोबाइल में रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर का काम है कि जब आप किसी टास्क को किसी वक्त पर अंजाम देना चाहते हैं और आपको भूलने की आदत है, कई बार हम दिन में ही या तो रात में ही थिंग्स टू डू लिस्ट बनाते हैं कि अगले दिन हमें क्या करना है, यानी हम प्लानिंग करते हैं ताकि उस काम को अगले दिन हम ना भूलें। ऐसे मोबाइल्स में भी एप्स या ऐसा फंक्शन दिया हुआ होता है जिसे आप रिमाइंडर बोलते हैं। उस रिमाइंडर में आप फिक्स कर देते हैं कि फलाना वक्त पे फलाना काम हमें करना है, तो उसी वक्त पे वो अलार्म करने लगता है और हमें अलर्ट करता है कि भैया अब वो वक्त आ गया है जिस काम को आपको अंजाम देना है। अब यहां पर देखिए, कल मुझे याद करा देना, यहां पर रिमाइंडर के तौर पर किसी इंसान को ही बोला जा रहा है। तो यदि आप इसे अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? तो प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, आप बोल सकते हैं प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, कल मुझे याद करा देना। क्यों नहीं, जरूर, हाँ भाई बिल्कुल याद करा दूंगा, क्यों नहीं, जरूर। अब ये वर्ड भी काफी प्रचलन में है, यानी अक्सर हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, क्यों नहीं, जरूर समोसे खिलाऊंगा, क्यों नहीं, जरूर पार्टी दूंगा। अब यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहें, क्यों नहीं, जरूर, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट, श्योर, व्हाई नॉट, श्योर। यहां पर जरूर का अंग्रेजी श्योर इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में ये श्योर वर्ड काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, श्योर, डेफिनेटली और ऑब्वियसली। तो मैं ये बोलूंगा कि इन सारे सेंटेंसेस को एक बार नहीं बल्कि बार बार ऑरली रिपीट करें, ताकि आज आप सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हो सकता है कि इसकी रिपीटेशन के वजह से आने वाले वक्त में आप पैराग्राफ को इंग्लिश में बोलेंगे। अब यहां पर देखिए, आगे दिया हुआ है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार मैं बाइक को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाना चाहता हूं। तो कोई समझदार व्यक्ति बगल में होगा तो यही तो कहेगा ना कि क्या यार तुम्हारा दिमाग खराब है। या तो मैं तीसरे महल्ले से कूदकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, देखता हूं कि क्या रिजल्ट निकलता है। ऑब्वियसली आपका पैर हाथ ही टूटेंगे, इसमें कोई दोहमत नहीं है। एक समझदार व्यक्ति यही कहेगा और कहेगा कि भाई क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, पैर हाथ तुम्हारे टूट जाएंगे। अब यहां पर देखिए, इस सेंटेंस को, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अक्सर ऐसा नहीं लगता कि इस सेंटेंस को बार बार हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, पर हिंदी के तौर पर सर, पर इसे हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप कैसे बोलोगे? तो आप बोल सकते हो आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस, आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस। और इसी सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो और बोल सकते हो आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। यानी दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब हुआ कि क्या आपका दिमाग खराब है। एक सेंटेंस है, वह मदद के लिए पुकार रही है, सॉरी यहां पर मैं रही है कर देता हूं। अब कई बार आपने सीरियल्स में, फिल्मों में, मूवीज में या तो रियलिटीज में अपने आंखों से भी महानगरों में अक्सर देखा होगा कि कई बार मारुति में या तो कई ऐसे लग्जरी कार में जबरदस्ती चलते हुए लड़कियों को किडनैप करके कहीं ले जाया जाता है। तो अक्सर लड़कियां चिल्लाती है ना, तो यहां पर इस सेंटेंस को ये आप बोलना चाहते हो कि वह मदद के लिए पुकार रही है, तो इसे हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे बोलोगे? तो आप बोल सकते हो शी इज कॉलिंग फॉर हेल्प, शी इज कॉलिंग फॉर हेल्प। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंसेस को। भाई एक बात यदि मैं बोलूं ना तो मैं दिल से बोलना चाहता हूं। एक बात आप हमेशा याद रखना कि इंसान एक अजीब विडंबना में अपनी जिंदगी जीता है। अक्सर वो गुलामी की जंजीरों से बाहर आना भी चाहता है और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से भी झिझकता है। अब यहां पर देखिए, फिर आप फैसले नहीं ले सकते। जिंदगी में हमेशा याद रखना कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो काफी कठिन होते हैं, पर कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं कि जिन फैसले को आप कठिन फैसले बोलते हैं, वो फैसले अक्सर आपकी जिंदगी को सकारात्मक तब्दीलियत भी देता है। याद रहे, जिंदगी में सकारात्मक फैसले लेना सीखें, क्योंकि सकारात्मक फैसले अक्सर आपकी जिंदगी को संवारता है। अब यहां पर देखिए, इस सेंटेंसेस को, यहां पर भी हमने जो सेंटेंसेस लिया है, इसे पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि इन सेंटेंसेस को भी हम
बारंबार अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को यदि हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें, इसे पहन के देखो। कई बार आप जूते के शॉप में जाते हो तो अक्सर नाप हमें एडजस्ट हो रहा है या नहीं, ऐसा शॉपकीपर आपको कहता है कि भाई इसे पहन के देखो। अक्सर बारंबार इसी सेंटेंस को हूबहू इसी तरह बोला जाता है। यदि इसको अंग्रेजी में बोलना हो तब आप कैसे कहेंगे? इसे पहन के देखो, ट्राई दिस ऑन, ट्राई दिस ऑन, ट्राई दिस ऑन। अपनी शर्ट का बटन लगाओ। अब यहां पर देखिए, अक्सर जो काफी माहिर है ना अंग्रेजी में, जो काफी ज्यादा माहिर हैं, जिनको कम ज्ञान है उसको मैं नहीं बोल रहा, जो बहुत ज्यादा माहिर हैं, इसका पता है कैसे ट्रांसलेशन करेगा? अपनी शर्ट का बटन बंद करो, क्लोज योर बटन ऑफ योर शर्ट, क्लोज योर बटन ऑफ योर शर्ट। पर यह सेंटेंस गलत है। यहां पर देखिए, अपनी शर्ट का बटन लगाओ, इसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। यानी यहां पर हमने बटन को ही वर्ब में तब्दील कर दिया, बटन अप योर शर्ट। चलो भाई, आपने बटन अप तो लगा लिया, अब इस बटन को खोल दो। अब यदि आप ये बोलना चाहें कि शर्ट का बटन खोलो तो बहुत से लोग बोलेंगे ओपन द बटन ऑफ योर शर्ट, पर यह सेंटेंस गलत है। ओपन द बटन ऑफ योर शर्ट, और उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी होता है कि आहा, हमने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है। पर मैं आपको बता दूं कि यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी इसको यदि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं, अनबटन योर शर्ट। इन सब सारे वोकैबुलरी को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम डेली बेसिस पर डेली शर्ट पहनते हैं। और यदि अपना बटन लगाओ, अपना बटन खोलो, इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस हम बोलते हैं। और यदि इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना हो तो आप बोल सकते हैं बटन अप योर शर्ट, शर्ट का बटन खोलो, यानी अनबटन योर शर्ट। इस तरह की अंग्रेजी सेंटेंसेस में हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए, मैंने एक सपना देखा। बहुत से लोग बोलेंगे आई सॉ अ ड्रीम, पर यहां पर साव नहीं होगा। साव का मतलब अक्खा से देखना। अब यहां पर देखो, सपना तो अक्खा से तो देखा नहीं जाता है, आंख से हम सपने देखते नहीं, बल्कि हम सोए हुए रहते हैं और निद्रा में हमें जो दिखाई दे वही तो सपना है। अब यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि मैंने एक सपना देखा तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ ड्रीम, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस है। आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम। आई सॉ अ ड्रीम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एक बुरा सपना देखा, आई सॉ अ बैड ड्रीम, या तो आई हैड अ बैड ड्रीम। इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। बैड ड्रीम, व्हाट्स योर गुड नेम, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, पर अक्सर लोग इसे बोलचाल में बोल देते हैं। और बोलचाल में भी इसे यदि आप बोलते हो तो आपकी बोलचाल को बिल्कुल भद्दा माना जाएगा। अक्सर कोई सुनेगा भी तो आपकी स्पीकिंग को कोई भाव ही नहीं देगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो आप अक्सर इस्तेमाल करते हो ना, व्हाट इज योर गुड नेम, बैड ड्रीम, ये दोनों वर्ड जो हमने इस्तेमाल किया, ये दोनों वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, और ना ही बोलचाल में कोई इस्तेमाल करता है। और यदि कोई करता भी है तो ऐसे व्यक्ति जिसके दिमाग में बड़ी ज्यादा अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट पता हो, वही ये वर्ड का इस्तेमाल करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ज्यादा भी अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं रखना है, नहीं तो आप गलत ट्रैक में चले जाओगे। यानी यदि आप इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ नाइटमेयर, आई हैड अ नाइटमेयर। अब यहां पर देखिए, दूध फट गया। अब यहां पर बहुत से लोग बोलेंगे कि सर फटना का अंग्रेजी टेर, TER, यहां टीयर नहीं बोलना है। यदि आप TER, टीयर बोलते हैं तो आंसू, जो आंख से जो पानी निकलता है। इन दोनों वर्ड्स का जो वर्ड है वो सेम अल्फाबेट से कंपोज है, पर आपको प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि TEAR, टेर, ये टेर का मतलब हुआ फाड़ना, आप बोल सकते हो फाड़ना। और यही TEAR, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर टीयर करते हो तो इसका मतलब हो गया आंसू। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन पे यदि आप ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ इन दोनों वर्ड्स के अल्फाबेट्स में जो कंपोजिशन है वो सेम है, बस सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की वजह से दोनों के मतलब में चेंजिंग हो गया। अब यहाँ पर दूध फट गया, तो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कागज, कपड़े या कोई ऐसा वस्तु जो फट जाए उसमें इस्तेमाल होगा। पर यहाँ पर दूध फट गया, अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक केमिकल चेंजिंग है। फटना यानी ये एक दही में कन्वर्ट हो जाना। तो आप बोल सकते हैं द मिल्क टर्न सावर, द मिल्क टर्न सावर। अक्सर दूध फट जाता है तो उसमें खट्टापन आ जाता है, इसीलिए हमें इस तरह बोलना होता है कि द मिल्क टर्न सावर। वह लंबी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर किसी भी चीज की हाइट को यदि आप डिनोट कर रहे हैं,
यानी किसी की हाइट ऐसे वर्टिकली अगर आप डिनोट कर रहे हैं तब आपको वहां पर टॉल इस्तेमाल करना है, क्योंकि लंबी और लंबे यहां पर भी है, तो यहां पर वस्तु का लंबाई ऐसे हॉरिजेंटली अगर आप डिनोट कर रहे हो तब आप लॉन्ग का इस्तेमाल करें। पर जब आप किसी वस्तु की लंबाई या तो हाइट वर्टिकली आप डिनोट करना चाहते हैं तब आप वहां पे टॉल का इस्तेमाल करें। जैसे वह लंबी है तो आप बोल सकते हैं शी इज टॉल, शी इज टॉल। पर यहां पर इस सेंटेंस में उसके नाखून लंबे हैं तब आप यहां पर आपको लॉन्ग का इस्तेमाल करना है, तब आप बोल सकते हैं हिज नेल्स आर लॉन्ग, हिज नेल्स आर लॉन्ग। भाई ये दुनिया गोल है और कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थिति में कभी भी कायम नहीं रह सकता, जिंदगी परिवर्तित होती है। इसीलिए याद रहे कि मेहनत करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। दुनिया इतना सख्त है जहां आप मोहब्बत से अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकते। कभी कभार आपको क्रांति छेड़नी ही पड़ती है तब जहां की आप अपनी जिंदगी को स्मूथली जी सकते हो। और याद रहे इतिहास गवाह है कि जिसने भी क्रांति छेड़ा वो एजुकेटेड था। जिस एजुकेशन के बलबूते उसने क्रांति छेड़ा उस क्रांति ने इतिहास ही कायम किया है, चाहे 300 साल के बाद, चाहे 5 साल के बाद, चाहे 7 साल के बाद, पर इतिहास कायम हुआ है। अब ये 3 लास्ट सेंटेंसेस रह गए। यहां पर आप देख सकते हो रात के खाने में क्या है। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना कि यार आज दोपहर में खाने में क्या है, या तो आप अपनी मम्मी को पूछना चाहते हो कि आज खाने में क्या है, या तो आज के रात के खाने में क्या है। पर सर इसको आप बारंबार बोलते हो, इसको अंग्रेजी में बोलना है तो बोल सकते हैं व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर, व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर, व्हाट डू यू हैव फॉर डिनर, यानी रात में खाने को क्या है। यदि आप बोलना चाहते कि नाश्ते में खाने को क्या है तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। यदि आप ये बोलना चाहते हैं कि लंच में खाने को क्या है तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू हैव फॉर लंच। घुमा फिरा कर बात मत करो। कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा बोलो, सीधा, मुझे मुहावरा नहीं समझ में आता। पर आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहें कि घुमा फिरा कर बात मत करो तो आप इसे कैसे बोलेंगे। तो मैं यहां पर बता दूं कि इसका कोई ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है जिस स्ट्रक्चर पर आप वर्ड्स को पुट कर दो ऐसे उसके पोजीशन के आधार पर और फिर इसका ट्रांसलेशन हो गया। यहां पर इसको एक फ्रेज से या कुछ ऐसे वर्ड्स के ग्रुप जिनका एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है, सेपरेटली उन सारे वर्ड्स का अगर मतलब निकालो तो कुछ और मतलब होगा, पर फ्रेज का अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखा जाए तो जहां पे कुछ एक डिफिनिट मीनिंग देता हो तो उन्हीं फ्रेज का यहां पे इस्तेमाल करना है। घुमा फिरा कर बात मत करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश। इस चीज को आपको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना चाहिए और इस सेंटेंस को आपको दिमाग में फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी सेंटेंसेस आया ये बिल्कुल ऑड है यानी डिफरेंट है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। मुद्दे पर आओ, घुमा फिरा कर बात मत करो भाई, मुद्दे पर आओ। अब इसको अंग्रेजी में बोलना है मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट्स, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेंटेंसेस जो हमने आपको बताया, जो अक्सर डेली बेसिस पर हम हिंदी पे बोल देते हैं, पर इसे अंग्रेजी में बोलने के लिए बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो आपकी स्पीकिंग में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट, एक बेहतरीन असेंडिंग ऑर्डर में सुधार होगा। तो भाई मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।